तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, ऑप्शनल है, ठीक है। कल क्योंकि आप मैम थोड़ा सा व्यस्त हैं, लॉ वॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, तो केस कर दिया मेरे ऊपर कि ऐसे किया आप, तो इसलिए ऑप्शनल क्लास है। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम मेकअप करवा देंगे। दारू नारुतो, अच्छा चलिए, तो क्या क्या बात हो चुका है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात किए थे हम लोग नेशनल इनकम का डेफिनेशन का। आज बर्थडे बॉय से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब लोग से पूछा जाएगा। नेशनल इनकम बोलिए, पर्सन गॉन फॉर स्टडिंग टू हंगरी, ठीक है, हंगरी गया है कोई पढ़ने, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? इंडिया में। वहाँ जाके जितना भी बकवास करे आके पढ़ाई तो उसको यहीं पे ख़त्म करना है। जीवन में जितना भी वहाँ गंदगी करे, याद रखिए पढ़ना उसको वापस आके इधर ही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब इधर ही है। पर मान लीजिए कि एक महीने के लिए अगर उसको कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाता है, पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही है, ये मान के चलिए, तो भी हम बोलेंगे वो भारत का एक रेजिडेंट है और भारतीय का नेशनल इनकम है। हाँ, क्योंकि जगह उनकी थी, सो डोमेस्टिक इनकम उनका होगा। सो पहला लड़ाई अगर आपको याद हो, हमने बात किया था फाइनल गुड्स और वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। आज थोड़ा सा सवाल जवाब बुक से भी करेंगे हम लोग। हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो बुक से आपका क्या एप्लीकेशन हो रहा है वो भी करना है। सर थोड़े नाम बता दो, बहुत नए चेहरे हैं। आपका नाम क्या है सर? अवनीश। आपका पहला क्लास है और आप रिकॉर्डिंग देख पाए थे, ग्रुप में आप एडेड है, थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है। जिनका भी आज पहला क्लास है, टेक्निकली आप लोग को थोड़ा पुराना क्लासेस एक बार मेकअप करना होगा, क्योंकि देखिए ये चैप्टर लगभग 2-3 हफ्ता और चलेगा, एंड इट इज़ अ लिंक टू द फर्स्ट चैप्टर दैट एवरीथिंग विल फॉलो थ्रू। सो ट्राई टू फिनिश द बैकलॉग। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग द रिकॉर्डिंग्स प्लीज टेक्स्ट मी, आई विल टेल यू। मैंने इस बार जो है वो डेट वाइज ही सेट किया है, पर चैप्टर का नाम के साथ, नेशनल इनकम फर्स्ट क्लास। अब क्या है, 30 मिनट के ऊपर एक रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इसलिए 3 पार्ट है, 34 मिनट्स और 10-15 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा का क्लास है। तो वो 1.5 घंटा का आपको 2 क्लास हुआ है शायद, हमारा नहीं, एक ही हुआ है, 2 हुआ है ना। ये लास्ट वीक में एक क्लास नहीं हुआ था, पर एक लास्ट वीक में हमारा दोनों क्लास हुआ था, ये हमारा 3rd क्लास है। फाइनल गुड्स का मतलब ये है जो कुछ भी हाउस होल्ड खरीदे जो सेकेंड हैंड ना हो बट फॉर कंजम्पशन हो, वो फाइनल है। जो कुछ भी फर्म्स खरीदे एज एन एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, वो भी फाइनल है। गवर्नमेंट जो हमको सर्विसेज दे रहा है, हम पे जो खर्चा कर रहा है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, वीज़ा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, फ्री में आपको मिल रहा है, पर वो फ्री नहीं है, वहाँ एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, उनको सैलरी मिलती है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट देखिए किसका होगा, सिर्फ बिजनेसमैन का ही होगा। रॉ मटेरियल किसका होता है? हाउस होल्ड का तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का भी नहीं मानते हम, सिर्फ बिजनेसमैन का ही हो सकता है। तो बिजनेसमैन का कोई भी अगर एक्सपेंडिचर हो और जिनका अकाउंट एज ए सब्जेक्ट रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग और पीएल में जितना चीज आ रहा है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बाकी सब कुछ फाइनल मानना। उसके बाद लड़ाई ये थी कि रेसिडेंट कौन है। 2 क्राइटेरिया इन्होंने डाला, दोनों होना जरूरी है। ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, ऑर्डिनरली यहीं पे रहते हैं, या हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां है। अब ऑर्डिनरी रिसाइड के 2 एक्सेप्शन हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं या मेडिकल पर्पसेस के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 साल क्या 10 साल उधर ही सेटल हो गए हैं, 2 चीजों पे ये लॉजिक नहीं लगेगा। इफ यू हैव गॉन आउट टू स्टडी और यू हैव गॉन फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो ये कौन? महिला गागा, लेडी गागा का हिंदी वर्जन है ये। सो नेशनल इनकम का डेफिनेशन बाद में आते हैं, पहले बात कर लेते हैं फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट, रेसिडेंट, टेरिटरी।
उदयवीर, डोमेस्टिक टेरिटरी को अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? पॉलिटिकल आउटलाइन इंक्लूडिंग, नहीं, इंक्लूडिंग ऐसे मत बोलिए ना, फॉरेन एम्बेसी ऑफ इंडिया, कोई बढ़िया बोलिए, होस्ट एम्बेसी अब्रॉड। फॉरेन एम्बेसी ऑफ इंडिया बोल के कुछ होगा नहीं, ऐसा बोल सकते थे आप, इंडियन एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज, डोंट कॉल इट फॉरेन एम्बेसीज, इट हैज टू बी इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, एंड ये इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। देखिए अब आप तो इंडिया का डेफिनेशन दे रहे हैं, if they ask us the territory definition, they are not asking what is domestic territory of India. So just don't talk about Indian embassies abroad, talk about host embassies abroad and foreign embassies in the host country. तो कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं पूछ रहे हैं ये लोग। अग्रीड? फिर अगर आपको याद हो लास्ट डिस्कशन, ये जो फर्स्ट चैप्टर था, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, मतलब वेदर इट कम्स अंडर द purview of production or not. Anything out of love and affection, not a part of national income, because you can't measure it in terms of money. But if there is a value of imputed rent, owner occupied house ka rent, that we have to take. If the production is for self consumption, that you have to take, but hobbies के लिए नहीं। अगर किचन गार्डन में आप शौक से वेजिटेबल उगा रहे हैं, ये हम नहीं मानते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन अगर एक फार्मर उगा रहा है पर कंज्यूम कर ले रहा है, पर वो बेचने के लिए ही तो बनाया था, तो इसीलिए हम उसका वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। एनी इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एनी विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी इनकम, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस आर नॉट टेकन इनटू नेशनल इनकम। एनी सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज इज नॉट टेकन इनटू नेशनल इनकम। बट एनी ऑफ दीज पे अगर कमीशन ब्रोकरेज हैज बीन चार्ज्ड, that is a service that has been provided, even if OLX is charging commission on that, on a second hand product, the second hand product is not included, but the commission is a service that he is giving, that will be taken into national income. Shaadi.com में आप विवाह करते हैं, उसका कोई नेशनल इनकम से लेना देना है, पर वो आपसे अगर मैट्रिमनी फीस लेता है, वो तो सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उस सर्विस को नेशनल इनकम में ले लीजिएगा। बात है उस पर आज ही, समझ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट क्लास था जितना हमको याद है, और भी डिटेल्ड था, पर अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो यहीं पे अटके हुए रहेंगे, तो इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। सेम गोस फॉर रेने, क्या नाम है सर आप? अवनीश और ऋषभ। ऋषभ दो आप शायद सेकंड क्लास कर रहे हैं, पर मेरा रिक्वेस्ट आपसे, दिशा आप भी शायद बाहर थे, अगर आप ये साल से थोड़ा सा पहले से ही अच्छा रहना चाहते हैं, मेरे को लगता है पर्सनली अगर आप कोई कारण से नहीं क्लास कर पाए तो एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग देख लें। हर 15th ऑफ एवरी मंथ में हम लोग एक रिवीजन क्लास करते हैं, 15 का 16 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, पर वो रिवीजन क्लास में प्रायर टॉपिक्स रीडू होंगे, पर 15 दिन वेट करना हमको लगता है बहुत रिस्की हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो बिलीव इन दिस दैट सिंस वी हैव चेंज आवर सेटअप, द रिकॉर्डिंग्स क्वालिटी हैज चेंज्ड अ लिटिल एंड इट हैज बिकम अ लिटिल बेटर, so you might be able to watch it on YouTube and understand at least 30-40% of it. A recording can never be a substitute of the class, but till you get that extra class, try to use it like that, 1.5x पे ही सही, पर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सेकेंड क्लास में जब आप आए थे तो मैंने पहले आपको थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी का ज्ञान दिया था, और मैंने बोला था नेशनल इनकम के 8 अवतार हैं, 3 इक्वेशन है जोक सपाट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल, मार्केट प्राइस minus NIT is equal to factor cost. Obviously people who have attended this class will realize that these were not just 3 lines. We did about half an hour on this and there was a much detailed discussion of how we were deriving what from where. But as I said, we need to move forward today, नहीं तो यहीं पे अटके हुए रह जाएंगे। मैं मान रहा हूं कि अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, चाहे थोड़ा रेपिटेटिव होगा इनकम मेथड, वो मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि बीच में नहीं खत्म कर पाए थे, सिर्फ COE का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था।
पर फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन इन द क्लास आई वुड बी स्टार्टिंग द इनकम मेथड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर आप लिख चुके हैं तो फिर मत लिखिए, पर अगर मैं सपोज मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूं तो वो लिख लीजिएगा। सो नेशनल इनकम को मापने के 3 तरीके हैं, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा आउटपुट मेथड, ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। पूरी दुनिया नेशनल इनकम सिर्फ इस मेथड से निकालती है। ये निकालना पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा मेथड में ही गलती है। थ्योरेटिकली तीनों पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है, उदय मैंने आपको शायद बताया होगा, कितना पेन बना है देखने के 3 तरीके हैं। पेन गिन लो, लोग पेन का खर्चा कितना कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल हैव बॉट द पेन, लेट्स काउंट दैट। और इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या लगा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन लैंड के रिवॉर्ड, मतलब इस पेन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का क्या पोर्शन है पूरा, कि लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ये अगर 100 रुपए का है तो इस 100 रुपए का ब्रेकअप क्या है, थोड़ा रेंट है, थोड़ा वेजेस है, थोड़ा इंटरेस्ट है, बाकी का प्रॉफिट है। 100 रुपया डिटरमाइन कैसे हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड को जोड़ने बोल रहा हूं, उन्हीं का आप मेजरमेंट आप सीखेंगे। सो देखिए किया क्या था हमने इनकम मेथड में, सबसे पहले हमने बोला इसके 2 डिवीजन कर दीजिए, एक ओनर्स और दूसरा एम्प्लॉइज, आउटसाइडर्स। ओनर में गिर गया हमारा यहां लैंड, कैपिटल और ओनर, और आउटसाइडर में खाली लेबर। रहने सच सच बताइएगा क्लास 11 में इको कैसा गया था, अच्छा गया था? ऐसा डिवीजन कहीं और 11 में देखे थे? फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम उस वे से भी आप सोच सकते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, पर वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट होगा। मैक्रो के पर्सपेक्टिव से सोचे, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और ऐसा चीज कहां पढ़े थे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। ये जनरली जो लैंड प्रोवाइड करता है वो लैंड का ओनर खुद होता है, जिससे आप कैपिटल लेते हैं ओनर वो खुद होता है, और ओनर तो चलिए ओनर ही रहेगा। तो अगर पूरा ये ऐड कर दे तो हमको एक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। देश का सारा रेंट जोड़ दीजिए, सारा इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, सारा प्रॉफिट जोड़ दीजिए, सारा वेजेस जोड़ दीजिए, नेशनल इनकम आ जाएगा, जिसमें हमारा पहला डिस्कशन इन पर होगा, आउटसाइडर्स पर, लेबर पर। तो अगर आप लिखे हैं वेरी गुड, नहीं लिखे हैं तो इनके जो पेमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। COE का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं, जो कुछ भी कैश में, काइंड में, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ कॉम्पनसेट करते हैं वो उसकी सैलरी का ही पार्ट है। जैसे जब मैं जॉब करता था, आई हैव वर्कड फॉर 3 years इन PwC, सो हुआ क्या था, वो लोग ना मेरे को पेट्रोल का भी पैसा देते थे। वो लोग मेरे को एक कैश में अमाउंट दिया करते थे जिसको हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं, आर्टिकलशिप था मेरा। वो लोग मेरे को कुछ फैसिलिटीज़ देते थे, मतलब कभी मैं ऑफिस में रहता था तो वो लोग खाना वाना मंगा के देते थे। ये सब कुछ आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एम्प्लॉय का सैलरी बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया होगा, जबकि मेरे घर में कुक आए थे रहने, तो 24 आवर्स वाले हैं, तो पहले उनकी डिमांड सुन लीजिए। उन्होंने बोला मैं आपसे 12,000 रुपये मंथली लूँगा, दिवाली पर 12,000 रुपये बोनस भी लूँगा, पहले ही वो बता दिए। तो 12 महीना करके कितना हुआ, 1,44,000 प्लस एक और महीना, तो 156। सैलरी 144 की 156? 156। फिर वो बोले देखो हम आएंगे, हमको चादर कंबल ये सब देना होगा नया, एक पजामा कुर्ता अलग। ये झूठ नहीं बोल रहे, सच बात है। ऐसा लिस्ट ऑफ डिमांड्स था।
सैलरी क्या होगा, वो लेना होगा कि नहीं लेना होगा? लेना होगा भाई। वॉट एवर द एम्प्लॉयर इज गिविंग टू द एम्प्लॉय एक्सेप्ट फॉर 5 थिंग्स। पहला, एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अच्छा मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग है। लव एंड अफेक्शन को छोड़कर, जैसे जब मैं पीडब्ल्यूसी में था ना, बहुत प्राउडली है कि हम 3 साल आर्टिकल ऑफ द ईयर बने थे। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमको एक क्रॉस का पेन दिया था 3 साल। वो ना आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था कि अरे तुम आर्टिकल ऑफ द ईयर हो तो तुमको मिलेगा, ऐसा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्रॉस का पेन आप जानते होंगे थोड़ा महंगा होता है, तो काफ़ी महंगा वाला पेन 3 साल मिला था हमको। तो क्या हम उसको ले लें अपना सैलरी में? नहीं, वो प्यार से दिया गया हुआ चीज़। लव एंड अफेक्शन से कोई थी, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट करते हैं, वो सीओई का पार्ट नहीं है। ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, बोनस इज नॉट लव एंड अफेक्शन। क्या है, बच्चों को लगता है बोनस पार्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है। बोनस इज अ डेफिनेट पार्ट ऑफ योर सैलरी विच इज प्री डिटरमाइंड। आपकी सैलरी स्लिप के अंदर हिस्सा होता है उसका। आप में से जिनके भी पेरेंट्स या भाई बहन जॉब करते हैं, उनसे पूछिएगा, अमाउंट अगर छुपा दे, बस आप एक सैलरी स्लिप देख पाए। बेसिक बोल के एक चीज होता है, HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस। कुछ जॉब्स में फायर फाइटर्स, मर्चेंट नेवी, यूनिफॉर्म अलाउंस। साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस, फ्री कैंटीन फैसिलिटी। बच्चा बोलता है इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ना दीदी, कुछ फ्री नहीं है यहाँ, आपकी सैलरी का पार्ट है, पर भैया फ्री लिखा है। हाँ, लव एंड अफेक्शन नहीं है। इंप्लॉय को रखने का क्या खर्चा पड़ा, अब उसके लिए अब आपको उसको फ्री में खाना खिलाना पड़ रहा है, तो उसका सैलरी है। आप कैश नहीं दे रहे हैं, काइंड में दे रहे हैं। उसको आप यूनिफॉर्म दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है आपका। हम लोग के, मेरे पापा का सिक्योरिटी का बिजनेस है, तो 6,500 कैश में देते हैं, पर बाकी चीज भी तो देते हैं। एक एम्प्लॉय को बाइक दिया हुआ है कि जाओ यहाँ से वहाँ तक, तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए आसानी हो जाएगा। यूज के लिए ही दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं दिया। पर एक फैसिलिटी, एक कॉस्ट तो एम्प्लॉय तो पड़ ही रहा है, तो वो सारा चीज हम यहाँ पे जोड़ेंगे। वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय एक्सेप्ट नंबर 1 आपने लिखा होगा, लव एंड अफेक्शन। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर आपको याद हो, वॉज एनी रीइंबर्समेंट्स। रीइंबर्समेंट इज नॉट अलाउंस। मान लीजिए उदय मेरा एम्प्लॉय है और उदय आके बोलता है कि भैया हम आपका सारा फीस मैनेज करेंगे। हम बोले ठीक है, उसका कितना रुपया लोगे? बोलता भैया 10,000 रुपीज़ मंथ। हम बोले ठीक है। अब क्या है, फीस मैनेज कैसे करेगा? जो फीस नहीं देगा उदय जाके उसको मारेगा, घर जाके धरना करेगा उसके घर के नीचे। अब उसका आने जाने के लिए उसमें ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट टाइम खर्चा होगा। तो हम उदय से क्लियर पूछ रहे हैं, ये 10,000 में तेरा आना जाना तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोला हाँ भैया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 10,000 रुपये आप दिए, हम भूल गए। अब उसको 37 बस पकड़ के कहीं जाना है, ऑटो में जाना है, उबर में जाना है, उसका हेडेक। लेकिन वो बोलता है भैया 10,000 तो हम लेंगे, आने जाने का खर्चा आप ही दीजिएगा। वो आने जाने का खर्चा उदय को मिल रहा है क्या? हाँ भैया उदय को ही तो दे रहे हैं आप। सोच कर देखिए, वो तो ऑटो वाला को दे देगा। थिंक अबाउट दिस, दैट व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ दैट reimbursement? Nothing. Only the amount that I am compensating my employee. This is not, I am not compensating with that. I am compensating the auto driver. बट ये भागदौड़ करने के लिए वो बोलता है भैया 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा। 10 तो आप दे ही रहे हैं, पर इसमें बहुत कलेक्शन खर्चा होता है मेरा, आप हमको अब से 15 दें। 5,000 रुपया लीव ट्रैवल अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस, ये बन जाएगा सैलरी। अलाउंस फ्रॉम टू एंड फ्रो रीइंबर्स नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई अलाउंस है वो बन जाएगा इसका पार्ट। क्लियर है? लोन्स नहीं लेना है। मान लीजिए प्रिशा एम्प्लॉई हैं, उनको कोई कारण से लोन चाहिए,
क्या ये अर्नड है कि रिकवरेबल है? रिकवरेबल है। तो ये हम नेशनल इनकम में कैसे ले लें? एम्प्लॉय का पार्ट तो ओन ही नहीं किया, ये तो मतलब कमाई ही नहीं है। या क्या पढ़ रहे हैं देखिए थोड़ा, हु इज गिविंग हुम दिस मनी? हाँ तो हम नहीं, कौन किसको पैसा देगा सैलरी के लिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। ये ब्याज किसको मिल रहा है? सोचिए फिर से सोचिए, हम लोन दिए है, ब्याज किसको मिलेगा? तो हम कहाँ पे कर रहे हैं? सैलरी बनने के लिए किसको पैसा किसको देना पड़ता है? ये देखिए, ये हम एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय बोल रहे हैं जो कुछ भी हम तुमको दे रहे हैं वो होगा ना सैलरी। अब इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा? तो हमको थोड़ी ना निकालना है कि हमको कितना पैसा दे रहा है, हमको तो सैलरी देखना है। वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को दे देगा थोड़ी ना सैलरी बोलेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है वो लेना है। अग्रीड? लोन इंटरेस्ट फ्री हो कि विथ इंटरेस्ट हो? इंटरेस्ट हो ना हो, लोन तो लोन है, नहीं ले सकते। उसका इंटरेस्ट हो तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है भाई, हमको निकालना है, हम आपको क्या दे रहे हैं। अग्रीड? चौथा पॉइंट भी शायद हम बताए होंगे आपको, वॉज आउटसाइडर कॉम्पनसेशन। अच्छा, अगर आप लिख नहीं रहे हैं ना, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। क्यों? माई क्रॉस तो आप है नहीं कि आपको याद रह जाएगा, भूल तो आप जाएंगे ही पक्का। लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन करने के टाइम पर एक जगह मिलेगा और फिर रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो 40 पन्ना का किताब पढ़ना पड़ेगा। बुक में सब फैला हुआ है, अलग अलग है सब बुक में, ऐसा कुछ नहीं जो हम नया बोल रहे हैं, पर एक जगह पे नहीं मिलेगा। जो आप 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं आपको 3 घंटा लगेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो बोले अब वो लिखे भी। तो आउटसाइडर कॉम्पनसेशन नहीं लेना है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को चोट वगैरह लग जाए और लाइफ इंश्योरेंस का कोई कॉम्पनसेशन आता है या मेडिक्लेम होता है, ये आप नहीं लीजिएगा। पर सुनिए, आप एम्प्लॉय हैं, आपका मंथली इंश्योरेंस करवाते हैं हम, वो आपका सैलरी का पार्ट होता है, आप जानते हैं ना। जब भी आप कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है, सारा एम्प्लॉय उसी के अंदर आ जाता है। तो वो उसका सैलरी का पार्ट है कि नहीं है? बेनिफिट उसको तो मिल ही रहा है। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लीजिएगा, लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम मत लीजिएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, पर बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। कौन सा वाला पार्ट? बहुत अच्छा बात बोले वो, बोला है तो ये तो ऑटो वाला जैसा बात हो गया। पर एक बात बताइए, यहाँ पे बेनिफिट किसको मिला? एम्प्लॉय को तो जनरेट हुआ सर्विस, वो तो खाली ऑटो वाला को कॉम्पनसेट किया है। ये तो एक जेनेरिक सर्विस क्रिएट हुआ है कि हाँ, इन काइंड टेक दिस सैलरी। अग्रीड? लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, employees contribution to provident fund। अब आपकी बुक्स में मैम ये प्रोविडेंट फंड के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा। अब दिक्कत क्या है, हम लोग हैं पुश्तानी चोर। जो बुक्स है हमारी सारी यूएस यूके के एग्जाम्पल से छापी हुई हैं, और जैसे हमारे यहाँ पीएफ होता है, उनका सोशल सिक्योरिटी होता है। तो आप फ्रेंड्स वगैरह या अगर उसमें देखे होंगे, उसमें मेंशन्ड भी होगा ऐसा सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो जैसे हमारा आधार है, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो उनके नाम पर उनका सोशल सिक्योरिटी है और ये पीएफ है। भैया ये होता क्या है, रिटायरमेंट में आप पूरे नंगे ना हो जाएं, इसीलिए जब तक आपके पास जॉब है, एम्प्लॉयर आपका थोड़ा पैसा काट लेता है। सपोज आपका 1 लाख सैलरी है, 80,000 रुपये हम आपको अभी देंगे, 20,000 रुपये हम रख देंगे। ये 20,000 रुपये अक्यूमुलेट होता रहेगा विद इंटरेस्ट, आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। बहुत डिबेटेबल बात है। देखिए, पेंशन एक चीज होता है जो आपका पैसा नहीं होता है, वो आउट ऑफ ग्रेचुइटी, क्योंकि आप इतने साल काम किए हैं इसीलिए दिया जाता है। जनरली गवर्नमेंट कंपनी देता है,
उसका नाम ये लोग दिया है ओल्ड एज पेंशन, वो नहीं आता है, वो पीएफ ही है। हाँ वो पीएफ ही है, पर वो लोग लिखता नहीं है वैसे, वो लोग लिखता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दो तो देगा आपको। एम्प्लॉयर वाला ले लीजिएगा क्योंकि वो सैलरी का हिस्सा है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है सैलरी, दैट इज व्हाट ही हैज गिवन टू हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, और वो सैलरी में हम सब कुछ ले चुके हैं, तो 2 बार नहीं लेंगे। हाँ पर वो तो हो ही गया ना, लव एंड अफेक्शन। इंटरेस्ट बोले तो सर जी, दोनों पे ब्याज मिलता है आपको। हाँ ओल्ड एज पेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं नहीं, एम्प्लॉयर के पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एक्ट के तहत 10 मेंबर या 10 एम्प्लॉयज के ऊपर होते ही आपके इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे फैक्ट्री ऑफिस या कुछ भी हो, 10 एम्प्लॉय होते ही आप पीएफ और ईएसआई के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड, ईएसआई इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कंपल्सरीली कराना पड़ेगा, तो हटा भी नहीं सकते। आप लोग में से आईडी जो है करेंगे मेरे साथ, उसमें देखिएगा एक चैप्टर आता है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें एक पॉइंट है कि आजकल लोग कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर की तरफ चले जा रहे हैं। उसका रीजन वन ऑफ दिस यही है, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब होता है लोग फॉर्मल सेक्टर छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब खोजते हैं। कारण यह है कि अगर आपका 10,000 सैलरी और हम आपको 8,000 रुपये हाथ में दे रहे हैं, चाहे 2,000 आप रिटायरमेंट में मिलेगा हमको, पर एक गरीब आदमी के लिए वो 20% सैलरी 2,000 रुपया आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक ऐसा जगह खोजता है जहां उसका पीएफ ईएसआई ना कटे। वो छोटा बिजनेस में काम करने का कोशिश करता है कि भाई मेरा 10, हमको 10 दो, 2,000 10 साल बाद दोगे, 20 साल बाद दोगे, तब तक हम गरीबी में मर जाएंगे। ये एम्प्लॉय का चॉइस नहीं है, ना एम्प्लॉयर का चॉइस है, ये गवर्नमेंट का चॉइस है। अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ योर सैलरी will be contributed by employer and in India equal amount by employee। भारत देश में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम है, मैंडेटरीली। तो ये कभी वापस नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा, रिटायरमेंट पे ये वाला जो मेरा होगा एकदम विद इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर को मैच करने का बात ही नहीं सर, सैलरी है, सोचिए ना। किया क्या वो पैसा का, तो अब तो फ्रॉड हो गया सर। दूसरा का पैसा आप वापस नहीं करेंगे तो पुलिस ही आएगा आपके घर में। जॉब ट्रांसफर हो जाए, मृत्यु हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, आप ट्रांसफर ले लें दूसरा स्टेट में, सब में आपको पैसा होगा। आपको निकाला जाए, रिट्रेंच किया जाए, तो भी आपका पीएफ का पैसा कोई नहीं रोक सकता। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है भारत में पीएफ को लेकर। डिफॉल्ट होने पे धरना लेके आ जाता है ट्रेड यूनियन, क्योंकि राइट्स है ना। सोचिए एम्प्लॉय का, एक कंपनी ऐसा डिफॉल्ट किया और फ्रीडम मिल गया तो कितना लाखों लोग एम्प्लॉय का बर्बाद हो जाएगा। तो एक भी डिफॉल्ट होने नहीं देता है ये लोग, सीधा ताला चला जाएगा घर पे, समझ रहे हैं। पर फिलहाल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इन 5 चीजों को आप सीओई लेंगे, आंसर इज नो। क्लियर है सर? अब इसमें एक बात बोले, सॉरी फिर से बोलिए, फिर से सुनिए। अगर कोई अलाउंस है, जैसे हम आपको बताते हैं, वेडिंग प्लानर्स को जानते हैं? वेडिंग प्लानर्स, सपोज आप वेडिंग प्लानर का 2 सिस्टम होता है, या वेडिंग प्लानर तक दूर मत जाइए, अष्टमी को मेरा घर में एक तो पूजा है, तो पंडित जी हैं, और देखिए अष्टमी वाला दिन मेरा घर में मतलब बहुत बड़ा पूजा होता है, तो हम उनको बोले हैं पंडित जी आप कितना रुपया फीस लेंगे? बोले 5,100 रुपया हवन वन करके देंगे, नेशनल इनकम में लेंगे, हम सर्विस ले रहे हैं भाई। और बोले 6,000 रुपया का सामान और सामग्री लगेगा। हम उनको बोले 6,000 रुपया आप लीजिए, आप सामान सामग्री ले आइए। तो 6,000 लगा, हम 6,000 उनको दे दिए। अब पंडित जी हमको बोलते हैं बेटा हम इतना दूर जाएंगे, 6,000 का सामग्री है, कुछ दो ना, 1,000 रुपया मेरा मेहनत के लिए। तो ये 1,000 रुपया अलाउंस हुआ, थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर मी, टेक दिस मनी।
कौन सा वाला? बिल्कुल गिना जाएगा। क्यों नहीं? नहीं लव, तुमको लगता है पंडित जी को हम प्रेम से दे रहे हैं? वो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि बेटा मेरा लग गया। वो आपको क्या बोलेगा? आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, compensate. Why will I pay 6,000, go there and save nothing in my pocket? Why will I go there? What is my benefit? Compensate for the service. So that is an allowance. This is exactly what happens in a wedding planner. There are two types of wedding planners. You pay me 1 crore, I will do everything, everything included. You pay me 30 lakh of rupees for my efforts. 70 lakh you pay for the material. 70 lakh क्या हो गया? रीइंबर्समेंट। 30 लाख उसका कॉम्पनसेशन। ये तो काम के लिए पैसा दे रहे हैं हम उसको। वो तो प्रेम से होता है दीदी, उसके बदले सर्विस नहीं मिलता है। ये ट्रू है। नहीं देने का मतलब आप नहीं मतलब कर रहे हैं। सोच कर देखिएगा, अगर आप जैसे देखिए, माइंड मत करना, तो लोग ऑफेंसिव हो जाता है आजकल, मतलब ऑफेंड हो जाता है, सॉरी। वर्ल्ड का सबसे वाहियात ट्रेडिशन है रक्षाबंधन। बोल रहा है कि क्या है, तुम हो रक्षाबंधन, मतलब ये हम आपको बांधेंगे, उसका बदले तुम पैसा दो। मतलब वर्ल्ड वर्स्ट डील, आई विल बी योर बॉडीगार्ड एंड आई विल पे यू फॉर दैट, है ना? तो इसका मतलब है कोई भाई अगर नहीं चढ़ाएगा पैसा तो क्या गार्ड का काम ठीक से नहीं कर रहा है? अरे पैसा दे ना दे, लव एंड अफेक्शन है। थोड़ी ना बोलेंगे भाई ना 4 गुंडा को मारा था, आज तो 1000 रुपया बेसी बनता है। तो टिप लव एंड अफेक्शन ही है। यू आर नॉट बाउंड टू टिप एनीवन। इनफैक्ट आप तो शायद जानते होंगे, जितने भी रेस्टोरेंट से पहले सर्विस चार्ज लेते थे, दे हैव, इट इज रिवर्सिबल सर, यू कैन गो एंड आस्क फॉर अ रिफंड, दे आर बाउंड टू रिवर्स इट। अगर ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता तो फिर वो बोला जाता नहीं आपको पे करना होगा। बहुत फाइट हुआ था इसको लेकर, हाईकोर्ट में बहुत बवाल हुआ था इसको लेकर कि नहीं ये मेरा नॉर्म है, मेरा एम्प्लॉइज काम करता है इसीलिए सर्विस चार्ज है। बोला इसलिए तो तुम सैलरी दे रहे हो, कस्टमर से तुम खाने में भी निकलवा रहे हो और सर्विस चार्ज भी ले रहे हो। किसी का मन से अगर देने का इच्छा है तो रखो, जिसको नहीं देना है रिवर्स करो। हम तो जब भी गए हैं ना, सर्विस चार्ज रिवर्स किए हैं और उतना अमाउंट मान लीजिए लगभग कैश में उसको दे दिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को देता भी नहीं है, वो अपना रेवेन्यू में बिल करता है। तो अगर आपको सर्विस ठीक लगा है तो भी रिवर्स करवाइए और कैश में जितना प्रेम से आपको पैसा देना दे दीजिए। वो क्या है? लव एंड अफेक्शन है। समझ पा रहे हैं? रिइंबर्समेंट नहीं है वो, 1000 जो आप उसको दिए तो वो कैसे भी यूज कर सकता है। उनका वो तो सैलरी है उनका, 6000 जो गया उसके लिए सामान ला, उसका बदले तो सामान आया, वो रिइंबर्समेंट हो गया, है ना? आप घर में कभी काम वाम कराए हैं पेंट उंट का? तो 2 प्रकार से होता है। पेंट ला के दे देगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अभी रिसेंटली हुआ मेरा, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 30,000 रुपये लिया, बोला हम सब कर देंगे, माल मटीरियल लेबर सब इंक्लूडेड। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बोला 6,000 रुपये लगेगा मेरा लेबर। अब मेरा ऐसा आलसी आदमी क्या किया, बोला ठीक है माल हम ले आएंगे, पर हम क्या करने गए, बोले भैया ये लो नाप ही ले आओ। उसको मिला, हम हाँ मतलब वो तो पेंटर को मिला, पेंट वाला को, पेंटर को भी नहीं, एशियन पेंट्स को मिला। एम्प्लॉय के हाथ में तो 6,000 गया। बिफोर आपके मन में चोरी चकारी आए कि लगा 22 था वो 24 बोला, इलीगल चीज बात करके देखिए कोई लाभ तो है नहीं कि भैया लगा था मेरा 10 हो गया, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? जैसे मेरा भाई का कॉटन्स बोल के एक ब्रांड है, आप जानते होंगे, आइसक्रीम सोडा का डिस्ट्रीब्यूशन शिप है,